पीपीटी दिख रही है ना आपको? हेलो। यस सर। यस, स्टार्ट करते हैं। आईयूसीएन के बारे में क्या जानते हो बताओ? बोलिए। बताओ आईयूसीएन के बारे में क्या जानते हो? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? यस। 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 ओके, मतलब उसका स्टेटस दिखाता है कि उस वो खतरे में है या उसको जो भी स्थिति स्थिति है उसका कितना संरक्षण किया जाना चाहिए। तो उसके उसका जो स्टेटस है वो दिखाता है आईयूसीएन। क्या? ये एनजीओ है, गवर्नमेंट संगठन है ये? यस, एनजीओ है ये। देखो देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आईयूसीएन इज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इसका हिंदी में ये है। तो आईयूसीएन इज एन इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एनजीओ है। तो ये क्या है? एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, गवर्नमेंट संगठन नहीं है ये। ये काम वर्क करता है, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन, प्रकृति के संरक्षण में, और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्राकृतिक संसाधन है उनका संपोषणीय यूज किया जाए, उस दिशा में कार्य करता है। तो देखो इसका जो वर्क है ना वो क्या क्या है। इट इज इन्वॉल्व इन डाटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग मतलब डेटा इकट्ठे करना, एनालिसिस मतलब विश्लेषण करना, रिसर्च शोध करना, फील्ड प्रोजेक्ट जो आपके जो क्षेत्र में परियोजना उसके रिगार्डिंग वर्क करना, एडवोकेसी मतलब हिमायत, एडवोकेसी मतलब किसी चीज़ का समर्थन करते हैं ना भाई, आप संरक्षण के रिगार्डिंग कोई नीति अपनानी, उसका हिमायत करना, एडवोकेसी। लॉबिंग, मतलब सरकार को प्रभावित करने के लिए लॉबिंग करती है ना कई कंपनियां, उनके अनुसार नीति बने या जो वो कर वर्क कर रहे हैं उनको फायदे हो। तो ये क्या है, जो प्रकृति के संरक्षण, ये जो प्रकृति के संरक्षण के संबंध में जो भी ये काम करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो उसमें अपनी लॉबिंग भी करते हैं गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना या अपने आसपास की दूसरी संस्थाओं के माध्यम से, ताकि जो गवर्नमेंट है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके संबंध में वर्क करे। और एक एजुकेशन और शिक्षा इसके रिगार्डिंग, ये जो जान क्या नाम, वन्य जीव संरक्षण के रिगार्डिंग लोग को एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो क्लियर हुआ है इसके क्या क्या वर्क है, क्या काम करता है ये, मतलब कैसे। इसका जो सबसे मेन वर्क है ना, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट नोन फॉर कंपाइलिंग, पब्लिशिंग, एक तो कंपाइल वाल इकट्ठा करना, पब्लिश यानी प्रकाशित करना, द आईयूसीएन रेड लिस्ट विच असेसेस द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वर्ल्ड वाइड, जो पूरे दुनिया में। तो बताइए ये स्पीसीज की करता है या पेड़ पौधों की भी लिस्ट प्रकाशित करता है ये? दोनों की करता है सर। हाँ, दोनों की। ये प्लांट्स के रिगार्डिंग भी वर्क करता है और आपके जीव जंतु के रिगार्डिंग भी वर्क करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड शहर है स्विट्जरलैंड में, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। समझ आगे बढ़े? यस। ये क्लियर है ना? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मतलब। सर ये आयुष्मान है वो यूएन का कोई ये नाम नहीं है ना? नहीं, ये तो एनजीओ है ना, ये तो अलग है, इसका कोई संबंध ही नहीं है आई उससे, यूएनओ से तो कोई संबंध ही नहीं है इसका। ओके सर। ये तो एनजीओ है, उससे कोई, ये तो कोई यू यूएन।
एक मिनट एक मिनट। नहीं, उसका पार्ट नहीं है ये। बस उसके लिए ऑब्जर्वर का काम करता है ये। देखो IUCN है जो ऑब्जर्वर कंसल्टेटिव स्टेटस है द यूनाइटेड स्टेट, मतलब वहाँ उनके लिए ये क्या है, कंसल्टेशन का काम करता है, उसका पार्ट नहीं है IUCN। क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। बिल्कुल कोई पार्ट ये नहीं है पार्ट। बताइए अगर आपको मिल रहा है कहीं तो बताइए मुझे। IUCN पर उनका ऑब्जर्वर स्टेट है पर उसका पार्ट नहीं है ये ध्यान रखिएगा। IUCN UNO को पार्ट नहीं है। पता कृष्णा कहाँ मिला मुझे बेच। यस सर। सर इसमें ये है कि यूनाइटेड नेशन का ओनली ऑब्जर्वेशन का कार्य करता हाँ है। बस सदस्य नहीं, ओनली ऑब्जर्वर का रूप कार्य करता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृत एक IUCN जो ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। नहीं यार ये तो ठीक है मैं देख लूंगा बट मेरे हिसाब से नहीं है, जितना मुझे नॉलेज है और मैं चेक कर लूंगा मतलब, ठीक है। सर ये अभी बताया ना मुझे नोटिफिकेशन में शो कर रहा है, कौन सी लगा था? 2015। IUCN ऑर्गन ऑफ, क्वेश्चन भेजिएगा वो। इसमें भी सर ये गलत स्टेटमेंट है, इसलिए बताया ना कि IUCN है ना वो ह्यूमन का काम करता है, तो जो सारा डेटा वो सरकारों के बीच में ना ट्रांसमिशन करता हाँ है तो उसको। गलत है ना, दोनों ही सेंटेंस गलत है ये तो। कृष्णा वो सेंटेंस ही गलत है ना वो तो। आंसर देखो कृष्णा, वो क्वेश्चन देखो पूरा, उसमें वो सेंटेंस गलत है। यस सर, एक कंफ्यूजन है। ठीक है, क्लियर। हाँ क्लियर सर, क्लियर उतना भी सही है। ओके नो इश्यू। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक विशिष्ट सदस्यता संघ है। इसमें गवर्नमेंट भी रहती है, पब्लिक भी, कोई भी स्वैच्छिक रूप से अपना मतलब कोई सदस्य बन सकता है इसका। ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसके सबसे जो मेन वर्क है, इसकी जो रेड लिस्ट प्रकाशित करता है ना ये पौधों और जानवरों की प्रजातियों की, वो इसकी मेन लिस्ट है, मतलब वो इसका मेन वर्क है। ठीक है आगे बढ़े। देखो ना नो है एक तो, एक मिनट। नॉट इवेल्युएटेड, इसका मूल्यांकन नहीं किया गया हो। दूसरा डाटा डेफिशिएंट, डेटा नहीं हो आपके पास। ये एक है लिस्ट कंसर्न, मतलब कम जिसको संकट मतलब कम चिंता, जिसको कोई चिंता ना हो। नियर थ्रिटन, मतलब जो संकट मतलब संकटग्रस्त होने के नज़दीक हो, मतलब जिसको मतलब खतरा हो। थ्रिटन, वल्नरेबल मतलब भेद्य, इंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब अति संकटग्रस्त। ये फिर अगला है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगल में समाप्त हो चुका हो। और एक्सटिंक्ट मतलब कहीं भी ना, चिड़ियाघर में ना, कहीं भी नहीं है, मतलब वो खत्म ही हो चुका है पृथ्वी से। तो कितने प्रकार की रेड डेटा सूची में कितने प्रकार होते हैं इसके। 9 हो गया ना? हाँ 9 हो गया। नॉट इवेल्युएटेड, डाटा डेफिशिएंट, लीस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटेंड, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एक्सटेंट इन द वाइल्ड, एक्सटेंट मतलब विलुप्त। आगे बढ़े, क्लियर है ना, ये समझ आ गया। देखो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इज ए मेंबरशिप यूनियन यूनिकली, मतलब अद्वितीय रूप से कंपोज ऑफ ये गवर्नमेंट
प्लस सिविल सोसाइटी दोनों से मिलके बनता है ये। बाय हार्नेसिंग द एक्सपीरियंस एंड रिसोर्सेज एंड रीच ऑफ इट्स मोर 1400 मेंबर है इसके। और ये क्या है जो इनपुट प्राप्त करता है वो 15,000 के आसपास एक्सपर्ट्स है। आईयूसी ठीक है ना। IUCN इज द ग्लोबल अथॉरिटी ऑन द स्टेटस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड और मेजर्स नीडेड टू सेफगार्ड इट। ये क्या काम करते हैं, ग्लोबल अथॉरिटी है, आपको जो प्रकृति नेचुरल जो विश्व है ना, प्राकृतिक विश्व है, और उसके सेफगार्ड के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उनके रिगार्डिंग वर्क करती है। तो एक बेसिक वो है संस्था टाइप ये। तो इसका एम है, आवर एम इज टू कंजर्व, इसका काम है कंजर्व मतलब संरक्षण, रिस्टोर स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, मतलब जो स्पीसीज है आपको पारिस्थितिक तंत्र उसको पुनर्स्थापित करना, और जो सिक्योर जो आपका इकोसिस्टम है ना उसको सुरक्षित रखना, ताकि जो आप सर्विस जो आपको इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड कर सकता है ना वो मेंटेन रहे, ताकि जो मानव निर्भर है ना अगर इकोसिस्टम, अगर ये सब जीव जंतु वगैरह खत्म हो जाएंगे तो मानव के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो मानव का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित न हो और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, इसलिए क्या है ये प्रकृति के संरक्षण पर फोकस करता है। ठीक है, आगे बढ़े। ये हो गया आपका ग्लोबल। ठीक है, ये तो पढ़ ही लिया। हेडक्वार्टर पता ही है आपको कहाँ है? यस, तो ये रेड लिस्ट ये प्रकाशित करता है। ये क्या इज द वर्ल्ड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री, मतलब सूची है, वस्तु सूची। इन्वेंट्री का मतलब होता है ना, तो एक जो प्लांट और एनिमल दोनों की सूची होती है ये, उनके कंजर्वेशन स्टेटस के संदर्भ में। इट यूज अब जो डाटा इकट्ठा करता है तो इट यूज सेट ऑफ क्वांटिटेटिव मात्रात्मक मानदंड इसने फिक्स कर रखे हैं, तो उसी के आधार पर जो प्रजातियां जो टू इवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ स्पीसीज, जिन प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है ना उनके रिगार्डिंग इसके मात्रात्मक मानदंड है, उसी के आधार पर उनको उस लिस्ट में जो सूची प्रकाशित होती है उसमें रखा जाता है इनके मानदंडों के आधार पर ही। तो ये दीज जो क्राइटेरिया है वो मोस्ट जो आपकी जो स्पीसीज है उनके अनुकूल है, और ऑल रीजन जो वर्ल्ड के जो पूरे दुनिया के देश है उनको उनकी विशेषताओं को और सबको मद्देनजर रखते हुए ये सूची बनाई जाती है। मतलब इसमें ये नहीं कि एक देश के आधार पे या दो देश, इसमें सभी जितने भी देश है ना आपके उनके सभी पहलुओं को इंक्लूड किया गया है इसमें। तो मात्रात्मक जो मानदंड है उसके आधार पर सूची का निर्माण किया जाता है। समझ आ गया, आगे बढ़े। यस सर। इसमें 9 कैटेगरी है, ये तो क्लियर हो गया आपका। नाइन कैटेगरी, ठीक, ये पढ़ ही लिया। तो ये इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट अथॉरिटेटिव गाइड टू द स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे विश्वसनीय सोर्स है ये, मतलब बायोडाइवर्सिटी की जानकारी का। बताइए इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है नहीं दिया जाता, बताइए। तो इसके आधार इस पे विश्वसनीय सोर्स है वो है ना, आधिकारिक मतलब अथॉरिटी मतलब आधिकारिक सोर्स है ये, मतलब ठीक है। यस 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 बिल्कुल। इट इज आल्सो की इंडिकेटर फॉर जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके लिए, आईची लक्ष्य हैं उनके लिए भी ये एक इंडिकेटर का काम करता है। आईची लक्ष्य किससे संबंधित है बताइए। सर नागोया प्रोटोकॉल में आई थिंक बिल्कुल बता रही थी। हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग ये आईची लक्ष्य है, ठीक है। 5 में है सर। नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। आगे बढ़े। इसको पढ़ो आप और मुझे बताओ कि ट्रीटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और रेजुलेशन में क्या फ़र्क है।
बताइए क्या समझ आया? सर सबसे पहले तो जो ट्रीटी होती है हमेशा रिटर्न फॉर्म में करी जाती है, यस। बिटवीन द स्टेट, तो कन्वेंशन भी एक तरीके की ट्रीटी थी है। हाँ बिल्कुल। अब जब प्रोटोकॉल की बात आती है तो सर उसमें हमारे को कुछ एडिशनल सप्लीमेंट लगाना हो या फिर कुछ और रेगुलेशन ऐड करना हो तो सबसे पहले प्रोटोकॉल में जाएगा। यस। और रेजुलेशन? रेजोल्यूशन तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप रिटर्न लिखेंगे, कॉमन कॉमन कम्युनिकेशन के थ्रू भी किया जा सकता है रेजोल्यूशन। यस। एक्सीलेंट, थैंक यू कृष्णा। देखो, अब इसमें जो सबसे व्यापक वाइड कॉन्सेप्ट है वो ट्रीटी है। मतलब तो ट्रीटी क्या होता है ना, दो देशों के बीच या कई मतलब दो या कई सारे देशों के बीच एक इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट टाइप का होता है। मतलब ट्रीटी होती है ना, संधि। कोई भी संधि हो तो एक समझौता होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है और उसकी चीज़ें फिक्स होती है। मतलब भाई ट्रीटी में कौन से देश को क्या कदम उठाना है, आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, चीज़ें पूरी तरह क्लियर होती है। मतलब और इसको गवर्न किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के द्वारा। तो आपका जो कन्वेंशन है ये भी एक ये फॉर्म ही है, ट्रीटी का एक प्रकार है। ठीक है। प्रोटोकॉल होता है ना, ये थोड़ा इतना ट्रीटी एक व्यापक कॉन्सेप्ट। प्रोटोकॉल क्या, आपकी कोई ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग कोई दूसरा रेगुलेशन बनाना है आपको, या कुछ अमेंड करना है, या उसमें कुछ चेंज करना है, या सप्लीमेंट कुछ बनाना, तो वो होता है प्रोटोकॉल। मतलब ताकि जो ट्रीटी हुई उसके रिगार्डिंग कुछ हेल्प हो सके, तो वो होता है प्रोटोकॉल टाइप। ठीक है। और रेजुलेशन तो क्या होता है ना, आपके दो स्टेट है उनके कुछ कॉमन हित है, तो उसके रिगार्डिंग वो अपनी सहमति व्यक्त करते हैं या प्रस्ताव पास करते हैं। मतलब तो वो होता है प्रस्ताव। रेजुलेशन मतलब प्रस्ताव। क्या आपने मिलकर प्रस्ताव रखा हुआ ऐसा होना चाहिए, दोनों उसका समर्थन करते हो, वो है। सर यस। ये जो प्रोटोकॉल है उसमें अगर कोई भी देश है मतलब कितने भी देश है शामिल है ना, यस। तो अगर उसमें नियम बना करके तो क्या सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं क्या फिर? वो डिपेंड करता है प्रोटोकॉल की क्या वो है। मतलब कोई लीगली बाइंडिंग भी है, कोई नहीं भी है, तो अकॉर्डिंग टू वो है। मतलब बाध्यकारी वो डिफरेंट है, वो अलग अलग प्रोटोकॉल की अलग अलग शर्तें होती है ना, उसी के आधार पर होगी। ठीक है। प्रोटोकॉल में तो बाध्यकारी हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं बाध्यकारी का। ऐसा कोई कुछ प्रोटोकॉल में नहीं है बाध्यकारी, हर में थोड़ी ना होता है। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। जैसे जो देश में प्रोटोकॉल बाध्यकारी होना, क्या? जो देश में प्रोटोकॉल है वो बाध्यकारी होना नहीं, चाहिए। प्रोटोकॉल का मतलब बाध्यकारी का मतलब वो मान सकते, मान भी सकते हैं, नहीं बाध्यकारी नहीं कह सकते आप। पूरी तरह बाध्यकारी नहीं होता प्रोटोकॉल में। मतलब तो अलग अलग प्रोटोकॉल का अलग अलग वो है ना। प्रोटोकॉल का मतलब थोड़ी ना कि वो बाध्यकारी हो। मतलब एक गाइडलाइन भी टाइप की तो हो सकती है ना। एक मिनट। सर जैसे वो ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, एक मिनट। हेलो, देखो, सब नहीं है, कुछ कुछ है। मतलब आप सबको नहीं कह सकते लीगली मतलब बाइंडिंग है सब पे। मतलब ठीक है ना, सब नहीं होंगे। मतलब आप वैसे नहीं कह सकते सभी लीगली बाइंडिंग है। मतलब वैसा नहीं है। हाँ सर वो तो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि कैसे। ठीक है, सबको आप एक उसमें नहीं कि सभी बाध्यकारी है, वैसा नहीं है। ठीक है ना। व्हाट आर द इंटरनेशनल एनवायरमेंट देखो, ये एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट कन्वेंशन ये लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। देखो, लीगली बाइंडिंग अगर वो सहमत होते हैं आपस में, ये इसकी डेफिनेशन इस टाइप की है। बट कोई अगर वो उसमें शर्त ही नहीं रखेंगे कोई लीगली बाइंडिंग की, तो फिर कैसे लीगली बाइंडिंग होंगे बताओ। वो डिपेंड करता है ना कैसा एग्रीमेंट है। मतलब
भाई जो एग्रीमेंट है वो लीगली कुछ होगा उसमें तभी तो, नहीं तो अगर नॉर्मल एग्रीमेंट तो लीगली बाइंडिंग क्या हो, तो डिपेंड करता है कैसा बनाया है, कैसा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। तो आपके जो एनवायरमेंटल कन्वेंशन है ये लीग कुछ कुछ इसमें लीगली बाइंडिंग भी है, कुछ है भी नहीं, तो डिपेंड करता है उसके ऊपर। ठीक है, कोई जरूरी तो नहीं एनवायरमेंट के कन्वेंशन हो, कन्वेंशन तो कोई दूसरा भी हो सकता है ना, या कन्वेंशन प्रोटोकॉल की डेफिनेशन, ये कोई जरूरत है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इनके अलावा दूसरे प्रोटोकॉल भी तो हो सकते हैं। आया समझ में? यस सर। देखो रीचिंग एन एग्रीमेंट टू टेक सच एक्शन अमंग सोवरेन नेशन विद डाइवर्स इंटरेस्ट इज नॉट स्मॉल फिट, मतलब स्मॉल फिट। देखो जो अलग अलग हित हैं लोगों के, अलग अलग कंट्री के अलग अलग हित हैं, तो एक मतलब अगर सभी देश सहमत होते हैं ना एग्रीमेंट के लिए, तो एक कोई छोटा काम नहीं है वो, बड़ा मतलब एक बड़ा टास्क है, इतना आसान नहीं है सभी देशों को सहमत होना, क्योंकि सबके देखो अपने अपने हित हैं, तो सब देशों के लिए वो इतना आसान नहीं है, मतलब फिट है ना असाधारण काम, मतलब तो ये छोटा काम नहीं है मतलब ये, ठीक है ना। However, in recent decades, such agreements have proliferated to address international concern at global and regional level। क्या मीनिंग होगा इसका बताइए? ये कुल मिला के अभी हाल ही के दशकों में एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो आपके पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं ग्लोबल और रीजनल लेवल पे, उनको दूर उनको मतलब उनको एड्रेस करने के लिए, मतलब उनको समाधान करने के लिए जो आपकी इस टाइप के एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है ना, उनकी संख्याएं बढ़ी है मतलब हाल ही में। ठीक है, क्यों चाहिए आप देखो ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जितने भी ये क्यों बनाए गए हैं बताओ, इसका क्या कारण है? सर मतलब जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म में आके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच से मतलब कंजर्वेशन को प्रमोट कर सकें। यस, गुड। देखो इस इनके ये जो आपके रेटिफिकेशन और इम्प्लीमेंटेशन है ना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल, ये क्यों किया गया है मतलब, ताकि जो आपका एनवायरनमेंट की जो पोजीशन और एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है ना, एनवायरनमेंट की हेल्थ मतलब जो खराब हो रही है उसको यूनिलेटरली मतलब एक पक्षीय रूप से सब मिलके इफेक्टिवली उसको कम कर सके, मतलब जो आपको पर्यावरण को नुकसान हो रहा है ना उसको कम किया जा सके। ठीक है, इट आल्सो क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट, क्योंकि अगर आप देखो सब मिलके वर्क करोगे, सभी देश मिलके करोगे वर्क, अगर एक देश पर्यावरण के रिगार्डिंग कुछ करे तो संभव है क्या उसका समाधान पर्यावरण एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स का, बताइए। नो सर। अगर सब मिलके काम करेंगे तभी तो फायदा होगा ना। देखो इट क्रिएट इकोनॉमिक बेनिफिट एज हार्मोनाइज लेजिस्लेशन स्टैंडर्ड अक्रॉस बॉर्डर विल इंट्रोड्यूस। देखो अगर आप पूरे सभी देशों के लिए एक ही कानून बनाओगे सभी उद्योगों को, सभी देशों को फायदा होगा ना उसके रिगार्डिंग। अगर आप अलग अलग कानून बनाओगे, कल को कोई निर्यात करोगे, आयात करो, कुछ भी मतलब कुछ किसी भी चीज़ का, तो कैसे मैनेज हो पाएगा बताओ। तो आपको पर्यावरण संरक्षण करना है तो अब कम से कम आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा ना सभी देशों को। यस। यार आप ये देखो आपके देश में किसी भी जानवर के रिगार्डिंग या किसी कोई गैस है उस पर प्रतिबंध है, दूसरे देश में नहीं है, तो अब अगर आपके देश में पोल्यूशन बढ़ रहा है तो मान लो पाकिस्तान कितना ही कंट्रोल कर ले वो तो फैलेगा ना, चारों तरफ फैलेगा ना इंडिया का वो पोल्यूशन है जो।
यस, तो ये देखो ये क्या करते हो, एक आपके सभी देशों के बीच एक 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 रूपता होती है ना कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, और उसके अलावा जो आपके जो कंपटीशन होता है ना पार्टीज के एक दूसरे देश के बीच, वो भी कम होगा उससे। और सभी मिलकर ईच अदर, मतलब जो आपका खर्चा भी कम होगा। मान लो आपकी टेक्नोलॉजी है आपके पास, आपने दूसरे कंट्री को दी, दूसरे कंट्री ने आपसे ली, तो सब मिलके काम करेंगे ना। तो ये कन्वेंशन क्या मान कन्वेंशन का मतलब ये है कि जो पूरे देश में जो नीति है ना वो एक जैसी नीति हो, तभी हम पोल्यूशन को और इनको जो पर्यावरण की समस्या है उनको रोक सकते हैं। अगर हम अलग अलग वर्क अलग अलग उस पर काम करेंगे, अलग अलग नीति पे बेस्ड, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बढ़ता रहेगा। जैसे किसान पराली जलाता है, दिल्ली में पोल्यूशन होता है, तो उसका प्रभाव पाकिस्तान पे भी पड़ता है ना। बताइए, पाकिस्तान को प्रभावित नहीं करेगा, आसपास के देशों को, या पाकिस्तान को पोल्यूशन बढ़ेगा तो इंडिया को प्रभावित नहीं करेगा क्या, वो बताइए। करेगा सर, बिल्कुल करेगा। हाँ, तो ये कन्वेंशन की इसलिए जरूरत पड़ती है ताकि वैश्विक स्तर पर जो भी काम किया जा रहा है ना पर्यावरण सुधार के लिए, वो उसमें एक रूपता है, सब मिलके वर्क करें, मतलब ठीक है। देखो, ये जो आपका पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे देखो आपको मानव स्वास्थ्य को नुकसान हो रहा है। आपकी फूड सिक्योरिटी प्रभावित हो रही है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, आपका एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है। तो इन सबको रोकने के लिए जरूरी है ना कन्वेंशन हो रही है। तो आपका जो कन्वेंशन है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ये इस टाइप की समस्या है उन पर डिस्कस करने के लिए, और क्या एक्शन लिया जाए, इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट उनको रोकने के लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग एक वो आपको दिशा दिशा प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो समझ आया आपके थोड़ा बहुत ये क्यों जरूरी कन्वेंशन, और ये क्या डिफरेंस है कन्वेंशन में, इनमें कन्वेंशन, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, IUCN, क्लियर हुआ थोड़ा बहुत। क्लियर हुआ सर। यस। ये बताओ, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, बताओ ये क्या। ओके, ये क्या विशेषता है इसकी खास, मतलब ये जो आप बताओ। क्या क्या, हाँ, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होते, ये बिल्कुल काफ़ी लंबे समय तक आपके जो एनवायरनमेंट उसमें मौजूद रहते हैं ये। समझ आया। तो ये जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, वो ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस है रिकॉग्नाइज ए सीरियस ग्लोबल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम, और आपके मानव स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है। तो एक एग्जांपल बताइए मुझे POP का, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का। क्या बताइए। DDT पता है ना आपको। यस सर। ठीक है। तो देखो इनकी क्या विशेषता होती है, जो परसिस्टेंट स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं ना, आर ऑर्गेनिक केमिकल दैट कैन परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड, एनवायरनमेंट में लंबे समय तक मौजूद रहते हैं, दे ड्यू टू देयर नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी। इनका मतलब इनका जो होता है ना बायोडिग्रेडेबल, क्या होता है, इनको चेंज, मतलब ये वो ये जीव वो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको नहीं कर सकते डिग्रेड, मतलब क्या होता है बायोडिग्रेडेबल, बताओ कुछ समझ आया इसके रिगार्डिंग। अगर बायोडिग्रेडेबल मतलब सर वो डिकम्पोज हो जाए, ऑर्गेनिक यस, केमिकल। वो डिकम्पोज नहीं हो पाते ये। तो जो जीव छोटे छोटे वो होते हैं ना असंख्य सूक्ष्म जीव, उनसे भी वो डिकम्पोज नहीं कर पाते इनको, मतलब सर एक समय आने के बाद तो फिर तो बचेगा नहीं अगर इसको छोड़ देंगे तो। बिल्कुल होता ही है ना। अब ये यूज करते हैं, इनसे बन ही रहा है ना केमिकल से, इनसे
आपकी पॉलीथीन या पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है बताओ? पॉलीथीन तो नहीं है। हाँ बिल्कुल। अपघटन बायो ये होता है ना बायोडिग्रेडेबल अपघटन जिसका है, तो इसका अपघटन ही नहीं होगा तो वो तो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा ना। यस। तो अब देखो जो परवेशिव मतलब प्रसारित जाने वाला क्या कि जिसका अगर किसी ने इसको चला गया ना फूड चेन में, तो ये ट्रांसफर होता है मतलब एक दूसरे से। ठीक है। एंड बायो जैव संजीकट्टा भी होता रहता है। तो ये क्या है, अगर आपका जो ये होता क्या है, कोई कई सारे वो होते हैं ना, और जो पोल्यूटेंट्स है वो प्रसार आपके एक जीव से दूसरे जीव में नहीं जाएंगे, बट ये क्या होते हैं ना परसिस्टेंट, ये क्या प्रसारित होते हैं। एक जीव ने कुछ खाया, उसमें अगर ये था पीओपीज, पर वो दूसरे में चले जाए, तीसरे में, तो ये क्या संचय होते हैं, क्यूमुलेटिवली इकट्ठे होते रहते हैं मतलब। तो ये क्या है, इनका जो बिहेवियर है ना, इनका प्रसारित होने का और इनका एक दूसरे से प्रसारित दूसरे में ट्रांसफर होने का, ये इनको एनवायरनमेंट के लिए हाईली टॉक्सिक बनाता है मतलब। ठीक है। अगर कोई भी मान लो कोई प्रदूषक है, पोल्यूटेंट्स है, अगर वो मिट्टी में चला गया, अगर उसकी प्रसारित होने की क्षमता ही नहीं है एक दूसरे में ट्रांसफर, तो कैसे ट्रांसफर होगा? वो तो मिट्टी में पड़ा रहेगा ना। यस सर। बट ये क्या ऐसा नहीं है, अगर आपने कुछ वो जिसमें डीडीटी छिड़का वो पदार्थ यूज किया तो आपके अंदर जाएगा, फिर बायो एक्यूमुलेट, तो वो इकट्ठा होता रहता है मतलब। ये इसकी सबसे नेगेटिव वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जितने भी प्रदूषक है उनको रोकने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट फ्रॉम पीओपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम केमिकल एंड हेल्थ ब्रांच थ्रू ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज, ये सपोर्ट पार्टी इन द इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑब्लिगेशन अंडर बेसल, रोटरडम और स्टॉकहोम। ये सुना होगा ना तीनों कन्वेंशन। यस। तो ये पोल्यूशन जो आगे पढ़ेंगे एक एक पदार्थ के बारे में विशेषता, सॉरी एक एक कन्वेंशन के बारे में आगे बढ़े। यस सर। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या बताइए, ये कौन से देश में, पहले तो बताओ मुझे। स्टॉकहोम कौन से देश में है? चिकन। यस करेक्ट। तो देखो ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये ग्लोबल ट्रीटी है मतलब। किसके रिगार्डिंग है ग्लोबल ट्रीटी? जो आपके ये ना परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है ना, उनके रिगार्डिंग, ताकि जो आपको मानव स्वास्थ्य जो पर्यावरण उनसे उनकी उसकी रक्षा की जा सके इन पदार्थों से। तो देखो ये 2001 में हस्ताक्षर के लिए स्टार्ट खोला गया था ये एग्रीमेंट, और ये इफेक्टिव हुआ था 2004 से। तो जो स्थायी का पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पोल्यूटेंट साइज में कई सारे एनेक्जर बनाए के उसमें लिस्ट किया गया है। तो वो साइंटिफिक रिसर्च के बाद वैज्ञानिक शोध, विचार विमर्श और निगोसिएशन वार्तालाप, मेंबर कंट्री के बीच वार्तालाप हुई, विचार विमर्श के बाद इनको रखा गया है। इस जो लिस्ट है ना एनेक्जर बने उनमें, समझ आया? यस सर। ये देखो ये है मतलब पीओपी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक है। देखो इसमें कई सारे टाइप है मतलब। इंटेंशनली जो पेस्टिसाइड जो जानबूझ के बनाए जाते हैं ना, यस सर। भाई ये तो जैसे डीडीटी है, क्लोराइड है, एल्ड्रिन है, डाइल्ड्रिन है, एंड्रिन है, मायरेक्स है, ये सब तो क्या जानबूझ के बनाए गए कीड़ों मकोड़ों कीटनाशकों के रूप में। कुछ ऐसे होते हैं बाई प्रोडक्ट होते हैं मतलब, आप उनको बनाते नहीं हो, आप जानबूझ के नहीं, भैया ये इंटेंशनली है, ये अनइंटेंशनली है मतलब, आपने कोई दूसरा पदार्थ बनाया और उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं ये मतलब।
समझ गया? ये होते हैं। एक इसके अलावा आपके ये केमिकल होते हैं जो दवाइयाँ बनाते हो ना इंडस्ट्री, तो उनसे बनते हैं, ये वो तीन है मतलब ये साइंस, ये इनका साइंटिफिक क्या है वो तो बाद में देखेंगे, बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई ना इससे? यस सर। ठीक है। एक तो वो होते हैं जो जानबूझ के बनाए जितने भी केमिकल होते हैं वो, एक होते हैं कि जो आपने दूसरा प्रोडक्ट बनाया उसकी वजह से वो उसके बाय प्रोडक्ट है, वो उत्पाद है। और तीसरे ये होते हैं जो इंडस्ट्रियल, जो आपके औद्योगिक दूसरे आप कुछ कर दे दवा निर्माण उससे निकलते हैं ना, वो होते हैं तीसरे टाइप के। ठीक है। तो बताइए स्टॉकहोम कन्वेंशन का क्या पर्पज है? सपोर्ट द ट्रांजिशन ऑफ सपोर्ट द ट्रांजिशन टू सेपर अल्टरनेटिव। बताइए क्या मीनिंग होगा कि जो आप जो यूज कर रहे हो ना जितने भी, उनकी बजाय आपको दूसरे जो सेपर अल्टरनेटिव है उनकी तरफ मूव करो। पहला तो उनको सपोर्ट करना, पहला। दूसरा टारगेट एडिशनल पीओपी, मतलब जो आपके अतिरिक्त पीओपी और भी है ना, पर उनको भी एक्शन, उनके टारगेट एडिशनल फॉर एक्शन। जो एडिशनल वो है ना आपके कोई अतिरिक्त ज़्यादा है या अतिरिक्त उनको भी टारगेट करना मतलब, ठीक है, फॉर एक्शन, कार्य के लिए। क्लीन अप ओल्ड स्टॉक पाइल्स एंड इक्विपमेंट कॉन्टेनिंग। जो आपका स्टॉक पाइल जो भंडार रखा हुआ है ना किसी वस्तु का, उसको कम हटाना, क्लीन अप करना, उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इक्विपमेंट कॉन्टेनिंग, और उनके अलावा जो भी आपके इक्विपमेंट है उनसे संबंधित उनको भी ख़त्म करना है, या उनको भी कैसे भी करके उनको मतलब रिमूव करना है यहाँ से। ठीक है। तो इसके तीन ऑब्जेक्टिव है। समझ आ गया? यस सर। क्या समझ आया बताइए मुझे, थोड़ा बहुत तीनों पॉइंट थोड़ा बहुत बताइए, बोलिए। बताइए। सर सबसे पहले तो मतलब ट्रांजिशन फेज को सपोर्ट करना ताकि हम इस तरह के ऑल्टरनेटिव को यूज कर पाए। हाँ, इनकी जगह कोई दूसरा अगर वो आपके पास अच्छा विकल्प है तो उसको मतलब बढ़ावा देना है ना। यस सर, ताकि एनवायरमेंट डिग्रेड ना हो उससे। बिल्कुल और बिल्कुल दूसरा ये है कि हमें ये टाइम डिमांडिंग कंडीशन के लिए अच्छा होती है। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और और तीसरा ये डीलर पॉइंट स्टॉक बैनिंग है। हाँ, जो पुराना स्टॉक उसको ख़त्म करना है, उसको क्लीन अप करना, जो भी इक्विपमेंट है जो भी है उनको सबको हटा क्लीन अप करना है। ठीक है। यस सर। आगे बढ़े। सर यस। ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसमें वो भी तो लिखे थे ना लिस्ट वगैरह। क्या? लिस्ट मतलब जो ये पीओपी है तो इसके लिए भी तो अलग अलग रजिस्टर लिखेंगे ना। हाँ, वो आगे पढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं ना। तो देखो कन्वेंशन में 9 के मतलब जो 12 केमिकल्स है उसमें 9 पे पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की बात करता है ये। तो 12 केमिकल को इसके रखा गया है, तो उसमें से ये बेन 9 के लिए पूरी तरह बैन की बात करता है। और ये जो डीडीटी है इसका लिमिट यूज, मलेरिया कंट्रोल के लिए इसका यूज लिमिट करने की बात करता है। और ये इनका कर्टेल इनएडवर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ, इनका जो इन अनजाने में जो प्रोडक्शन हुआ है डाइऑक्सिन फ्यूरांस का, उनको कर्टेल करने के लिए इसमें रखा गया। मतलब कर्टेल मतलब जो इन एडवर्टेंट मतलब अनजाने में जिनका प्रोडक्शन हुआ उनको कर्टेल मतलब कम करना। समझ आया? हेलो, क्लियर हुआ ना? यस सर। देखो इस तीन
इनको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब ये 12 उसमें केमिकल है। तो ये तो है पेस्टिसाइड्स, तो 8 तो एल्ड्रिन, क्लोरेडेन, डीडीटी, डाइल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्चाक्लोर, मायरेक्स, ये तो है आपके पेस्टिसाइड। दूसरा है ये इंडस्ट्रियल केमिकल बाई प्रोडक्ट, मान लो कोई केमिकल प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके बाई प्रोडक्ट टाइप है ये, सॉरी ये केमिकल है जिनको ये पॉलीक्लोरोलेटेड बाई, ये जो भी साइंटिफिक नाम है। और दो ये बाई प्रोडक्ट है, कोई भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो किसी का तो ये ये तो अलग है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये मतलब आप जैसे कोई वेस्ट केमिकल पेस्टिसाइड कुछ भी बना रहे हो उसका जो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें ये डाइऑक्साइन और फुरांस ये बाई प्रोडक्ट है दोनों। बताइए, समझ आया, क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? यहाँ से क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये इसमें 3 भागों में बांटा गया है इनको। और ये दूसरा ये 9 को तो रखा गया है इसमें आपके बेन, और 1 को रखा गया है मतलब कम किया, और 2 को बिल्कुल जो अनजाने में हुआ प्रोडक्ट उनको कम किया जाए, मतलब कर्टेल किया जाए, ठीक है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर हुआ। क्या बताइए? हाँ कोमल बोलिए। बोले थे कि हाँ हाँ बताओ। ये डीडीटी है उसको सही यूज करो। 1 मिनट। हाँ डीडीटी को क्या? सर डीडीटी को सही यूज करो। आप समझ देखो, ये लिस्ट अलग है, वो लिस्ट अलग है, ये इनके डिफरेंट टाइप्स है। भाई ये पेस्टिसाइड्स है, ये इंडस्ट्रियल, ये केमिकल है, और ये मतलब ये क्या है, ये तो क्या नो तो डीडीटी, ये इनको नो को पूरी तरह बैन करने के लिए रखा गया है। और इसमें से डीडीटी को मतलब ओनली लिमिट किया जाए, और 2 को ये डाइऑक्सिन और फुरांस है, इनको मतलब जो अनजाने में आपसे उनको कर्टेल किया जाए, मतलब इनका प्रोडक्शन कम किया जाए। सर मैं इसलिए पूछ रही हूँ। क्लियर है ना? वो डीडीटी पहले उसी में है, मतलब देखो ये तो है इनके रिगार्डिंग कौन कौन से उसको क्या क्या बैन करना है। और दूसरा है ये 3 प्रकार के होते हैं, उनमें 3, ठीक है। सर यस। इसमें ऐसा था जैसे कीटो कॉम्बिनेशन में ये जैसे हाइड्रोजन है और ये आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। सर कीटो कॉम्बिनेशन में 3 जो हाइड्रोजन सर हाँ तो हो गई ना, 1 2 3, 1 2 3। हाँ सर। बट मैंने जो एडिटिव बताया था जैसे लिखा है दूसरा सर वो वाला किसको? हाँ और थर्ड में सर ये इजीली हाइड्रोजन हाँ तो क्या है। देखो, 2 चीज़ें हैं। ये पहला आपने जो पढ़ा है, ये तो ये है कि ये इनमें से 9 को तो पूरी तरह बैन किया गया है, डीडीटी को थोड़ा कम मतलब उसका यूज लिमिट करना, और ये है। और ये 3 प्रकार है इनके, मतलब जो लिस्ट है ना ये 12 है, उनको 3 भागों में बांटा गया है कि ये तो पेस्टिसाइड्स है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल है, और 2 अनइंटेंडेड बाई प्रोडक्ट है। मतलब दोनों डिफरेंट चीज़ है। आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही मुझे बताओ पहले तो। सर आ गया है इसमें। बताओ क्या कन्फ्यूजन है? नहीं नहीं कुछ नहीं है सर। भाई कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। वो अलग टाइप की अलग नाम से। वो तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है ना यार, तो दोनों को बताना जरूरी है ना, यस ठीक है ना। ओके सर। अब बेसल कन्वेंशन क्या है? बेसल कन्वेंशन किससे संबंधित है?
किससे? वेस्ट वगैरह होती है ना, ये वेस्ट वगैरह होती है, तो इकोनॉमी होती है ना, वो ट्रांसपोर्ट से संबंधित होती है। यस, जो ये खतरनाक रसायन मतलब वो होते हैं ना, ई वेस्ट है खतरनाक, कोई भी मतलब वो वेस्ट, ई अपशिष्ट है, जो भी जितने भी वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो जो उनका ट्रांसबाउंड, जैसे आपने देखो कांडला बंदरगाह पे अमेरिका से इनसे ई वेस्ट आ रहा है ना कई देशों से, यस सर। तो उस पे नियंत्रण करना, जो इसका मकसद है बेसल कन्वेंशन का, जो मतलब ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ने एजेंट्स मतलब जो हानिकारक वेस्ट है, ये अपशिष्ट है, उसका उसके मूवमेंट पे नियंत्रण, ये नहीं कि विकासशील देश गरीब देशों को पैसा देकर वो अपना पूरा वेस्ट ई वेस्ट इन देशों में भेज दे, तो उसके रिगार्डिंग नियम बनाना और उसको पूरी तरह नियंत्रित करना। तो इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट एम्स टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हेजर्ड्स, खतरनाक जो वेस्ट है ना उनका जो विभिन्न देशों में जो हो रहा है। और ये देखो ये इसका फोकस है, पार्टिकुलरली फोकस है प्रिवेंटिंग ट्रांसफर ऑफ हेजर्ड्स वेस्ट फ्रॉम डेवलप टू, जो आपके विकसित देश है अपना ई अपशिष्ट को विकासशील डेवलपिंग कंट्री में भेज देते हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में लोगों को रोजगार मिल जाता है, लोग खरीद लेते हैं इसलिए। तो ये क्या है, मान लो अपशिष्ट वो प्रोडक्ट कर, वो उनका प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, उसका भुगतान विकासशील देशों को करना पड़ रहा है कुछ पैसे के लिए, क्योंकि देखो पैसा मिलता है थोड़ा बहुत, लोग भले इस व्यवसाय में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजर्स वेस्ट, समझ आया? तो इसका पर्पज है जो ये यस। खतरनाक अपशिष्ट है ना उसका वो ट्रांस बाउंड्री मतलब एक सीमा से दूसरी सीमा पे जो वो ट्रांसफर हो रहा है ना उसको रोकना, उसको मूवमेंट को रोकना मतलब। तो देखो ये 1989 में अपनाया गया था, ये प्लेनी पोटेंट्री मतलब पूर्ण अधिकारी, ये जो प्रतिनिधि होते हैं ना किसी देश के जाते हैं मतलब, तो वो होता है इसके पूर्ण अधिकारी हिंदी में कहते हैं, स्विट्जरलैंड में इसका वो हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है, आपस में जो पार्टियां होती हैं उनके भी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आप एक दूसरे से क्या निर्यात कर रहे हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के रिगार्डिंग, मतलब उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, ताकि जो आपका एक कन्वेंशन है इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी इश्यू ना हो। क्लियर, आगे बढ़ा जाए, बताओ। आवाज 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 नहीं आ रही यार। यार मैं फिगर तो पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, अगर आपको कोई मिले कुछ तो आप भेज दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। देखो कोई भी आप तथ्य बोलते हो तो आपके पास उसका रिगार्डिंग प्रूफ होना चाहिए, मेरा ही मानना है। बिना प्रूफ के अगर आपने कहीं किताब में पढ़ा है तो उसका आप भेज सकते हो, तभी उसको माना जाएगा, ठीक है। या मतलब मेरी जानकारी में नहीं है तो मैं मना कर दूंगा, गूगल पे देख सकते हो आप, अगर कुछ मिलता है तो आप भेज दीजिए, ठीक है। क्या? नहीं नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इसके रिगार्डिंग, देख लेंगे गूगल पे सर्च कर लेंगे, ठीक है। ओके। तो रोटरडम कन्वेंशन ये कब आया था? तो कौन कौन, एक तो आपके स्टॉकहोम हो गया और एक बेसल हो गया, अब तीसरा कौन सा है? ठीक है, तो ये जो प्लेनी पोटेंट्रीज क्या होता है इसका मतलब पूर्ण अधिकारी, मतलब जो अधिकारी जो प्रतिनिधि जो गए थे, ठीक है, जो किसी भी देश का जो प्रतिनिधि होता है ना, जिसको किसी भी संघ, मान लो आपने कोई प्रतिनिधि भेजा तो वो पूर्ण आधिकारिक प्रतिनिधि जिनको डिसीजन लेने का अधिकार हो, मतलब निर्णय कर सके मतलब उसके रिगार्डिंग हुआ, तो ये आपका कोई प्रतिनिधि है कोई पूर्ण अधिकारी, तो आपने पूरी पावर उसको दे रखी है कि आपको कोई डिसीजन लेना तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो उधर, ठीक है। बट ये कन्वेंशन एंटर्ड किया था 2004 में ये, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपके पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं ना,
तो इट कवर द पेस्टिसाइड एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स दैट हैव बीन बैंड और सीवरली रिस्ट्रिक्टेड फॉर हेल्थ एंड, क्योंकि ये उनको कवर करता है जो केमिकल हैं, औद्योगिक केमिकल और कीटनाशक है जिनको बैन कर दिया गया है या रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरणीय रीजन से वो सभी देशों के लिए मतलब हानिकारक है। तो पार्टीज को क्या है, उनको नोटिफाई करना होता है, मतलब एक इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर है, मतलब तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना होता है, सूची नोटिफाई करना होता है, उनकी पूरा वो बताना होता है, मतलब एक होता है ना, आप एक दूसरे के प्रति मतलब आपको एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है कि आप कोई केमिकल का प्रोडक्शन कर रहे हो या निर्यात आयात के रिगार्डिंग आप, तो एक पूरी एक प्रोसीजर बना हुआ है, तो प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर कहते हैं इसको। तो इसका इट कवर पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैव बीन बैंड और severely restricted for the health of region by parties and which have been notified the party for inclusion in the, मतलब उनको जो ये एक प्रोसीजर है प्रायर, इनको आप उनका आयात निर्यात कर रहे हो, कुछ भी वर्क करते हो उनको आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी उनके रिगार्डिंग, उसमें अगर उसकी लिस्ट में उनको इंक्लूजन कर लिया जाता है तो उनके रिगार्डिंग आपको जो भी आपके दो देश से आपका आयात निर्यात होता है, आप किसी का आयात नहीं कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग, समझ यार, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। देखो एक मिनट, ये देखो कौन सा है, देखो ये है, तो रोटरडम सम्मेलन 24 फरवरी 2004 को लागू किया हुआ था। तो रोटरडम कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व को तैयार करता है, मतलब पूर्व सूचित सहमति, मतलब आपकी सहमति लेनी पड़ेगी पहले ही, मतलब पहले एक दूसरे को बताना पड़ेगा कि भैया ये इसके ये नुकसान है, ये निर्यात कर सकते नहीं कर सकते, मतलब समझ आया ना पूर्व सहमति क्या है। Yes. तो जब पूर्व सहमति किससे लेनी है? आप जिस देश पे आप मान लो आप दो देशों के बीच वो कर रहे हो, आयात निर्यात हो रहा है या उसके तो उसको पूर्व में मतलब बताना पड़ेगा भाई ये पदार्थ है, तो वो आपस में ही देश एक दूसरे देश से, ओके सर। यार आप किसी देश को कोई भी निर्यात कर रहे हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा ना ये कौन सा केमिकल है, कोई भी मतलब भाई केमिकल का निर्यात आया तो जरूरी है, तभी तो आपका कुछ न कुछ इंडस्ट्री केस चलेगी, पर आपको उनको विश्वास में लेना, उनको जानकारी प्रोवाइड करना जरूरी है दूसरे देश को, मतलब समझ आ गया। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखिए इसके, टू प्रमोट शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स अमंग पार्टीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ सर्टेन एजेंट्स केमिकल इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम पोटेंशियल हार्म। इसका ये है कि भैया आपको सबको एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी निभानी है और सबको मिलकर प्रयास करना है, ताकि जो ये इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना एजेंट का केमिकल का, उससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। अगर आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे दोगे भाई इसमें केमिकल है कोई भी, तो गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग उसी टाइप से यूज करेगी ना उसको। यस सर। तो ये क्या करता है, टू कंट्रीब्यूट द एनवायरमेंटली साउंड यूज ऑफ दो, मतलब उनका एनवायरमेंट को नुकसान इस टाइप से यूज करना था कि एनवायरमेंट को बाय फैसिलिटेटिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज अबाउट देयर करेक्टर, तो आप एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करोगे इसके रिगार्डिंग, बाय प्रोवाइडिंग फॉर ए नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑन देयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय डिसिमिनेटिंग दिस डिसीजन टू पार्टीज। तो कुल मिला के बात यह कि आपने इंफॉर्मेशन शेयर की
तो दूसरा देश अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है ना उसका रिगार्डिंग अगर उसको पूरी प्रोसेस पता है क्या है क्या केमिकल है, ताकि उनका और उस हिसाब से। तो कुल मिला के बात है जो आपको अपने जो पार्टीज है ना उनको मतलब कोई अंधेरे में नहीं रख रहा किसी भी केमिकल। तो पूरी जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, मान लो कोई डेवलप्ड कंट्री है यार, कोई डेवलपिंग है, तो डेवलपिंग कंट्री के पास तो नहीं रहेगी ना इन्फॉर्मेशन। डेवलप कंट्री जो बेचे जा रहा है, मान लो कोई पदार्थ भेज रहा है और वो बता नहीं रहा, दूसरे देश को नुकसान हो रहा है, तो गलत है ना। बिल्कुल सर। तो कुल मिला के बात यह है इसमें कि आपकी जिम्मेदारी है किसी भी देश की आयात निर्यात हो चाहे, आपको शेयर करनी इन्फॉर्मेशन, ताकि वो दूसरा देश अपने जो नेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें उसको हेल्प मिल सके मतलब, और उस हिसाब से वो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का डिसीजन ले सके। समझ आ गया। देखो ये द कन्वेंशन क्रिएट ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट, ये माइक बंद करिएगा, कोड किसका चालू है ये। ये कन्वेंशन क्या है, लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फॉर द एम्प्लॉय प्रायर कन्फर्म कंसेंट प्रोसीजर, मतलब पहले ही आपको सूचना देकर उसकी सहमति लेना है, उसकी जो प्रोसीजर है ना, ये समझ आया ना, प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट। फायदा तो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। हाँ, उसको कंसेंट लेना मतलब उसी इन्फॉर्मेशन में, ये नहीं कि आप झूठ बोल दो, मतलब जो भी है सच बताना चीज़ों के बारे में मतलब। पूर्व सूचना सहमति, ठीक है। यस सर। तो इट वाज ए बिल्ड ऑन वॉलेंट्री पीआईसी प्रोसीजर, यूएनपी और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था 1989 में, और 24 फरवरी 2006 में इसको समाप्त कर दिया गया था। फिर इसके बाद ये आ गया था ना, इसमें इंक्लूड कर लिया गया था इसको, ठीक है। ठीक है ना। हेलो। सर किसमें किसमें यूज किया गया था? देखो पहले ये बनाया था 1989 में, ये आपका यूएनपी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में, और उसको समाप्त किया गया था 2006 में। फिर इसमें आ गया था ना इस कन्वेंशन में, रोटरडैम में, तो उसको ख़त्म कर दिया था ये बाद में। ये जो है पहले यूएनपी और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया थी, शुरुआत की थी ये, मतलब स्वैच्छिक तौर पे पीआईसी प्रोसीजर की। बाद में इसको रोटेट ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सिडी कर लिया ना। हाँ, फिर ये तो खत्म हो गया था ना 24 फरवरी 2006 को, उधर आ गया था रोटर, ठीक है। यस सर। तो तीनों कन्वेंशन क्लियर हो गया। बताओ थोड़ा थोड़ा आइडिया बता दो इनके बारे में, क्या समझ आया आपको। यस। हाँ आ रही है, आ रही है। यस। बिल्कुल। यस। क्लियर। और बताइए, कोई बोलना चाहे बोल सकता है।
देखो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है बताओ। ये दोनों ही मतलब ओजोन लेयर कंप्लीट होने में वो लोग थे। यस, देखो 1985 में 1985 में वियना कन्वेंशन आया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर वाज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट इन विच यूनाइटेड नेशन मेंबर रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिवेंटिंग डैमेज टू स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। इसमें सबसे पहले ओजोन परत के संरक्षण के रिगार्डिंग चर्चा की गई कि हमको ओजोन परत किस वो करनी है। अब देखो ये ट्रीटी टाइप हो गया और कन्वेंशन इसका सब क्लोज मतलब कि वो आता है ना बाद में कि थोड़ा एग्रीमेंट टाइप का, ये आपके सब वो मान सकते हो। इसमें तो क्या पूरी पूरी ओजोन के संरक्षण के रिगार्डिंग क्या क्या वो गए। फिर आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या किया जिन पदार्थ जो सब्सटेंस डिप्लीट कर रहे हैं ना ओजोन को, उनको मतलब कंट्रोल, उनको उपभोग, उनका प्रोडक्शन जो कंट्रोल करने के रिगार्डिंग बात की गई मतलब। ठीक है, तो ये समझ आया ना वियना कन्वेंशन का पर्पज क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पर्पज क्या था, दोनों में डिफरेंस पता लगा। बताइए क्या था दोनों में, पर है दोनों में डिफरेंस क्या थे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसमें। सर जो वियना कन्वेंशन था ना इसमें भी ओजोन और भी प्रोटेक्शन के लिए है। यस, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना इसमें जो उनके उत्पाद है ना उनके लिए जो हाँ जिनकी, वो यस जिनकी वजह से ओजोन का जो क्षरण हो रहा है ना उनको शामिल किया गया था इसमें, उनके रिगार्डिंग था। अच्छा इसमें सीएफसी को ले सकते हैं ना हम। हाँ बिल्कुल, सीएफसी है ना, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखा हुआ ना। तो ये 90 मतलब 87 में साइन किया गया था ना, 197 पार्टीज है अब तक, और इसमें ओजोन डिप्लीटिंग सब मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे वो था मतलब इसमें कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़े। यस सर। तो मैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील विद डेवलपमेंट और दो इनके जो रिप्लेसमेंट है ना इन क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोक्लोरो इनके उसके रिगार्डिंग था, मतलब इनको रिप्लेस किया जाए, दूसरे पदार्थों को यूज किया जाए इनकी जगह। ठीक है, सर एक बार डिफरेंस फिर से समझना था सर, समझ में नहीं आया। किसमें। यही वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इससे मतलब क्या है? नहीं 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 नहीं, देखो इसमें क्या था, वियना प्रोटोकॉल में तो ओजोन लेयर का संरक्षण करना है आपको। देखो वियना प्रोटोकॉल तो ये है कि जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है पूरी, और वियना कन्वेंशन तो वो है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कि आपको ऑप्शनल के लिए इधर कोचिंग करनी है मतलब। ओके, मतलब बिना कन्वेंशन को मतलब अपन को हासिल करने के लिए जो है तो हमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ध्यान देना होगा। देखो वियना कन्वेंशन तो ये है कि भैया आपको जैसे यूपीएससी की तैयारी करनी, वो तो गया आपका वियना कन्वेंशन। आपको ये भी करना है, ये भी करना है भाई आपको। अब वो तो ओजोन परत का संरक्षण कैसे करना है। अब ओजोन परत में आपको लग रहा है कि यार मेरे सब्जेक्ट में वैसे ही यहाँ क्या है, इन गैसों की वजह से नुकसान हो रहा है, तो इन गैसों के उत्पादन को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया मतलब। ये किसका सब क्लोज मान सकते हो वियना कन्वेंशन का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को मतलब। ओके, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन और इसको रोकने वाला था ना। बस उसका सब्सिडरी वो था ये मतलब वियना कन्वेंशन का। ओके सर। क्लियर। यस सर। ये डाउट हो तो बताओ। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया। नहीं इसमें बस इसके उत्पादन को ही कम करना था, ओजोन परत का मतलब वो डिप्लीशन रुके ना रुके उससे इसका कोई बस इन पे फोकस करना था उनको। पर वियना कन्वेंशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है मतलब। यस सर, क्लियर हो गया। देखो ऐसा है, मैं आपको बताऊं, ये वियना कन्वेंशन है और ये आपका इसका एक पार्ट है मतलब, ये मान सकते हो आप। मतलब सब सेट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। यस, बस ठीक है। यस सर। तो देखो
देखो पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में, फिर देन HCF में इसको कन्वर्ट किया गया, ठीक है। देखो HFC, देखो ये कुछ माइनर इफेक्ट रखती है, बट ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। मतलब बात तो ओजोन पे तो आपका नुकसान कम करेगी, बट ये ग्रीन हाउस गैस के रूप में भी काम करती है, ठीक है। देखो पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस में कन्वर्ट किया, HCFC का यूज किया जाए, फिर बाद में HCFC का, ठीक है। मतलब ये भी नुकसानदायक है, बट ये कम है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ज़्यादा हो रहा था, इनसे भी थोड़ा बहुत होता है वो, मतलब क्योंकि ऑप्शन तो अपनाना ही पड़ेगा ना आपको, ये थोड़ी ना पूरी तरह प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते आप। समझ आ गया। यस सर। यस सर। The adoption of the 2016 Kigali Amendment to Montreal Protocol will phase down the production and consumption HF। तो इसमें क्या है, किगाली आप एग्रीमेंट हुआ था ना, उसमें HFC के भी प्रोडक्शन इनको कम करने की बात, उनको फेज डाउन करने की बात हुई, मतलब ठीक है। क्योंकि आपका ग्लोबल वो ये समस्या बढ़ रही है ना, प्रो क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये वो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो डाल ही रहा था, उस पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है ना इनका। यस सर। तो पहले आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उसके विकल्प के रूप में ये लाया गया, फिर ये इसके बाद में इसको ये विकल्प आया, बट इनसे भी तो कुछ थोड़ा बहुत तो नुकसान हो रहा था नहीं, ग्रीन हाउस गैस तो यही है ये। हाँ सर, ओके। तो फिर किगाली एग्रीमेंट में इनको भी, इनका प्रोडक्शन भी कम करने के रिगार्डिंग वो किया गया, मतलब तो कितने एग्रीमेंट हो गए इसमें, आपका वियना कन्वेंशन हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, किगाली एग्रीमेंट हो गया। कहाँ है किगाली, बताओ कौन से देश में है, बताओ किसमें, युगांडा में है ना। रवांडा, किगाली रवांडा की राजधानी है क्या। हाँ सर। ओके, थैंक यू। कैपिटल ऑफ रवांडा ना, ठीक है, एक्सीलेंट, गुड। आगे बढ़े। तो देखो ये ट्रिपल कोप हुई थी, मतलब क्योंकि अलग अलग टाइम पे इनकी स्थापना हुई थी ना, तो ये सिर्फ ये ट्रिपल कोप हुई थी ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में 29 अप्रैल से लेकर 10 मई के भी 2019 में। उसमें बेसल का तो, जो बेसल आप उसका कोप 14 था, कोप 14, और इसका एक 9वां सम्मेलन था, इसका कोप 9। कोप का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिनके सदस्य होते हैं ना वो उसमें भाग लेते हैं, मतलब। और ये कोप 9, ये तो ये तीनों का एक साथ ही सम्मेलन हुआ था, तीनों के रिगार्डिंग, तीनों का जो कोप बना, तो ये हुआ था, इनको कहते हैं ट्रिपल कोप, ठीक है। तो इनका मकसद था कि क्लीन प्लेनेट, हेल्थी पीपुल, साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड वेस्ट, आपके रसायन और अपशिष्ट उनका उचित प्रबंधन हो, स्वस्थ ग्रह स्वस्थ लोग, इस थीम पे ये मीटिंग हुई थी तीनों कन्वेंशन के रिगार्डिंग। इसको कहा जाता है ट्रिपल कोप, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, अप्रैल 29 मई से 10 मई, ठीक है। समझ आ गया। यस सर। तो देखो रोटरडम कर, एक मिनट, आपका बेसल कन्वेंशन कब आया था, ये तो बताइए आप, क्या था ये बेसल कन्वेंशन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये इसका पर्पस था, जो आपका ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट है ना, एजेंट्स जो हानिकारक वेस्ट है और डेवलप विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ हो रहा है, उनका इंश्योर्स दे सेफ डिस्पोजल एज क्लोजली एज पॉसिबल सोर्स ऑफ जनरेशन, में जहाँ वो प्रोडक्ट उत्पादित है ना, जहाँ वो प्रोडक्ट, वहीं उनका डिस्पोजल किया जाना चाहिए। ये नहीं कि उत्पादन तो अमेरिका में हो रहा है, यूज अमेरिका कर रहा है और उसका भुगतान भारत करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए इसका, उसके रिगार्डिंग ये लाया गया। तो बेसल क्लियर हो गया, बेसल कन्वेंशन। यस सर। और रोटरडम कन्वेंशन है वाज
adopted 10th September 1998 by conference of प्लेनीपोटेंशियरी, मतलब ये जो अधिकारी होते हैं ना पूर्ण अधिकारी, इन्होंने ये फोर्स 2004 में एंटर किया गया। इसका काम था जो पेस्टिसाइड्स और इंडस्ट्रियल केमिकल है ना, दैट हैव बीन बैंड और सीवरली रेस्ट्रिक्टेड, उनको बैन कर दिया गया है, या एनवायरमेंट रीजन से या हेल्थ की वजह से। 1 मिनट। तो उनके रिगार्डिंग प्रायर इन्फॉर्मेड कंसेंट प्रोसीजर, आपको एक दूसरे को इन्फॉर्म करना है उनके रिगार्डिंग, दूसरे देश को, ठीक है। तो ये क्या है, कन्वेंशन क्रिएट लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है फॉर दी, ये प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसीजर को अपनाना मतलब एक लीगली बाइंडिंग है ये, ठीक है। समझ आ गया? ये देखो, रोटरडम कन्वेंशन आपके जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना, कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व को तैयार करता है, ठीक है। और ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पर स्टॉकहोम कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो 2001 में हस्ताक्षरित है, बट 17 मई 2004 से प्रभावी है। इसका उद्देश्य परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना, प्रतिबंधित करना, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। ये पढ़ी लिया आप लोगों ने, स्टॉकहोम कन्वेंशन तो पूरा। तो स्टॉकहोम इज ए ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपी, ठीक है। ये पढ़ी लिया आपने, ठीक है। इसका जो आता है मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है इसके फाइनेंस, तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज द डेजिग्नेटेड इंटरिम फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो जो आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, इसके रिगार्डिंग फिनांस की व्यवस्था करती है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन क्या है, ये बताइए, इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है आपको? बताइए। जो व्हेल मछली है ना, उसके संरक्षण के रिगार्डिंग ये कमीशन बनाया गया था। ठीक है, जैसे ये आपकी शिप की वजह से, मेरिन डेब्रिन की वजह से जो आपकी व्हेल मछली को नुकसान हो रहा है ना, उसके रिगार्ड उसको संरक्षण के लिए ये बनाया गया था। मतलब क्या था बताओ? यस, एक मिनट। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग था, जो जहाजों की वजह से, इनकी वजह से जो आपकी जो मछली, व्हेल मछली को जो नुकसान हो रहा था ना,
तो उसके उसका कैसे संरक्षण किया जाए उसी के रिगार्डिंग था ये, मतलब ठीक है। ठीक है ना। यस सर। थ्रू आउट द वर्ल्ड द बॉडी इज द फर्स्ट पीस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट कमर्शियल वेलिंग वाज बैन बाई, जो आपकी जो कमर्शियल वो थी ना, मतलब उसका शिकार कर दो, उसको बैन कर दिया गया आफ्टर सम स्पीसीज, क्योंकि व्हेल मछली क्या कुछ स्पीसीज तो गायब होने के कगार पे पहुंच गई थी मतलब। तो इसके मेंबरशिप है 89 देश सदस्य हैं, उनको सभी सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन के, और भारत एक मेंबर स्टेट IWC का इंडियन वेलिंग कमीशन। तो बताइए कुछ समझ आया आज का क्लास? यस सर आया। आया ना? यस सर, अभी रिवाइज करेंगे सर और और दोबारा तो पढ़ना ही पड़ेगा यार, एक बार से तो नहीं होगा। यस सर। क्या? तो इसका पर्पज था जो आपके वेल है उसका संरक्षण करना। क्या यार हर साहब है ना, आपकी आवाज़ नहीं आती, पता नहीं नेटवर्क का इश्यू है या फिर थोड़ी थोड़ी कट कट के आती कभी कभी मतलब। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? बोलिए। ठीक है, और बताइए। बोलिए कुछ। सर आंसर है नहीं, आप क्वेश्चन भेजिए सर। भेजता हूँ आज। 2-3 लोगों ने क्वेश्चन लिखे हैं, लोग लिखते ही नहीं है क्वेश्चन, पता नहीं। भेजता हूँ आज है ना, भेज दूंगा मैंने, सोने से पहले एक भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है फिर। ठीक है, गुड थैंक यू सर। नाइट। ओके गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बाय।